दोस्तों जब भी मैं आप लोगों को कोई कहानी सुनाता हूँ तो उस कहानी में मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप बच्चे हैं तो इस कहानी से दूर रहें। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी में अगर जो बच्चे हैं जो 18 साल से जिनकी कम उम्र है वो भी इस कहानी को ज़रूर देखें। और बहुत सारे लोग, चूँकि इस कहानी के अंदर एक नाबालिग लड़की का कत्ल हो जाता है और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उस लड़की के साथ में जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन दोस्तों उन पेरेंट्स से भी मैं बोलूँगा कि आप लोग इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर सुनें, क्योंकि ये कहानी आप लोग को एक ऐसी तरफ लेके जाएगी और उसके बाद में एक ऐसा मैसेज आप लोगों को मिलेगा। यूजुअली बहुत बड़ी लोग गलती कर देते हैं और उस गलती को किसी दूसरे को ना दोहराना पड़े और कोई उस गलती की तरफ ना बढ़े, इसलिए आप लोग इस पूरी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दरअसल बात करूँ अगर मैं इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ में रहने वाली शोभा और गंगाराम। शोभा और गंगाराम की जब शादी होती है तो इस परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थीं। लेकिन जो शोभा थी इसकी ऑलरेडी पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके पति की डेथ हो गई थी और पहले वाली पति से एक बेटी थी जिसका नाम नीतू था। इसलिए शोभा की जब शादी हुई थी तो अपने इस वाले पति के साथ में जब उसने रहना शुरू किया था तो अपनी बेटी को भी लेके आ गई थी। एंड दोस्तों धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो गंगाराम से भी इसको दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम ऋतिक एंड बेटी का नाम आस्था। लेकिन ये जो परिवार था मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ में रहा करता था, तो वहाँ पर कामकाज की सहूलियतें उतनी नहीं थी। परिवार फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक जा रहा था। परिवार के पास में उतने पैसे नहीं थे क्योंकि धीरे धीरे इस परिवार के खर्चे बढ़ चुके थे। पहले इस परिवार में कोई नहीं था, लेकिन अब एक पत्नी आ चुकी थी, उसके साथ में एक बेटी आई थी जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी थी। एंड उसके बाद में दो बच्चे इनको भी हो जाते हैं। तो इन नीतू और शोभा और गंगाराम को ये लगता है कि यहाँ पर रहकर सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो शोभा और गंगाराम होते हैं ये वहाँ से निकलते हैं एंड उसके बाद में ये हरियाणा के सोनीपत पहुँचते हैं। एंड सोनीपत में पहुँचने के बाद में ये कुछ कामकाज देखेंगे, लेकिन ये अपनी बड़ी बेटी नीतू को वहीं पर छोड़ के आए थे मध्य प्रदेश के टिकमगढ़। और इनका ये कहना था कि तुम्हारे जो दादा दादी हैं, चूँकि तुम मैच्योर हो तो तुम उनका ख्याल रख सकती हो, इसलिए तुम यहीं पर रहो और जब हम लोग हरियाणा के सोनीपत में रहकर अपना कामकाज सेटल कर लेंगे तो तुम्हें भी यहाँ से हम लोग हरियाणा के सोनीपत ले जाएंगे। उसके बाद में जो नीतू थी ये मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ में ही रुक जाती है दादा दादी का ख्याल रखने के लिए। और उसके बाद में जो शोभा और गंगाराम थे ये अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ में हरियाणा के सोनीपत में आ जाते हैं। एंड उसके बाद में जो गंगाराम था ये राजमिस्त्रियों के साथ में कामकाज करने लग जाता है। अब चूँकि जो शोभा थी ये भी अपने पति का काफ़ी ज़्यादा साथ देती और ये भी मजदूरी के लिए वहाँ पर चली जाया करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों पति पत्नी कमा रहे थे, तो ऐसे में अब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। जहाँ पर ये लोग रहा करते थे हरियाणा के सोनीपत में, वहाँ के आसपास के जो लोग थे इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली नज़रों से देखा करते थे, क्योंकि इनका रहना सहना, खान पान और इनका जो एक दूसरे से बातचीत करने का नज़रिया था ये बहुत अच्छा था। इसलिए अब ये दोनों पति पत्नी काम किया करते थे। घर में बच्चे छोटे थे तो अक्सर जब कभी भी शोभा और गंगाराम काम करके आते तो शाम को खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा रात हो जाती। अब समय भी काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका था, चूँकि साल 2018 की ये बात थी, शादी हुई थी और उसके बाद में लगभग इनको जब दो बच्चे हुए थे तो तकरीबन साल 2021 के आसपास का समय आ चुका था। साल 2021 के आसपास ये हरियाणा के सोनीपत में शिफ्ट हुए थे और उसके बाद में साल 2023 आ जाता है और साल 2023 में यानी 2 साल इन लोगों को यहाँ पर सोनीपत में रहते हुए गुजर गए थे। और 2 साल के बाद में जो गंगाराम और शोभा थे ये दोनों फैसला करते हैं कि जो बेटी नीतू है उस नीतू को भी यहाँ पर बुला लेते हैं, क्योंकि नीतू अब मैच्योर भी हो गई होगी और दूसरी तरफ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो गई है। और यहाँ पर अगर नीतू आ जाएगी तो एक बेनिफिशियल हमारे लिए ये हो जाएगा कि नीतू हमारे लिए खाना बना दिया करेगी और हम लोग काम कर लिया करेंगे। उसके बाद में ये लोग नीतू को ले आते हैं और उसके बाद में नीतू आ जाती है और उसके बाद में जो दो छोटे छोटे बच्चे थे नीतू उनका ख्याल रखती, साथ के साथ इन लोगों के लिए खाना भी बना दिया करती। और उसके बाद चूँकि इनका नीतू का जो एडमिशन था ये पास ही के एक स्कूल में करा दिया था तो नीतू वहाँ पर स्कूल भी जाया करती थी। अब इस परिवार के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, यानी शोभा और गंगाराम मेहनत मजदूरी करते, जब कभी भी घर आते तो घर में खाना बना हुआ मिलता। अच्छा जो नीतू थी उसके लिए भी बहुत अच्छा हो चुका था, जो इस घर की बेटी थी, जो बड़ी बेटी थी जिसको ये लोग छोड़ के आए थे, क्योंकि वो अब स्कूल भी जाने लगी थी और साथ के साथ अपने माता पिता के साथ भी रह रही थी। लेकिन दोस्तों इस फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ एक्यूरेट तरीके से चल रहा था, लेकिन इस फैमिली के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। दरअसल 13 अप्रैल वाले दिन जो नीतू थी ये अपने पिता गंगाराम से कहती है कि मुझे अपने स्कूल के लिए कुछ किताबें चाहिए, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं किताबें ले आऊँगी, क्योंकि तुम लोग मजदूरी पे चले जाते हो तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, जब तक तुम लौट के आते हो शाम हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं। तो जो गंगाराम होते हैं ये अपनी बेटी नीतू से कहते हैं कि तुम कहाँ किताबें लेने जाओगी, परेशान होगी।
मैं तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा और वो दोपहर में ही तुम्हें किताबें दे के चली जाएगी। उसके बाद में शोभा और गंगाराम जो थे वो कामकाज करने के लिए अपनी मजदूरी के लिए चले जाते हैं। एंड जैसे ही दोपहर का वक्त होता है तो जो शोभा थी ये गंगाराम से कहती है कि देखो अभी लंच का टाइम है और तुम मुझे पैसे दे दो। मैं नीतू को किताबें देकर खरीद कर बस यूँ गई और यूँ आई। उसके बाद में सब लोगों के सामने गंगाराम जो था वो अपनी पत्नी शोभा को पैसे देता है निकाल के। शोभा जाती है मार्केट से किताबें खरीदती है और उसके बाद अपने घर पहुंचती है। क्योंकि शोभा जब घर पे पहुंची थी तो उसके दोनों बच्चे जो थे वो घर पर खेल रहे थे, लेकिन जो बड़ी बेटी नीतू थी वो घर पर मौजूद नहीं थी। इसलिए शोभा अपनी बेटी को घर के अंदर घुसने के बाद में आवाज़ देती है, नीतू नीतू कहाँ हो तुम। लेकिन नीतू का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद में शोभा सोचती है कि हो सकता है छत पर गई हो, तो शोभा सीढ़ियों से छत पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचती है तो सामने का जो दृश्य होता है ये शोभा को अंदर तक झकझोर के रख देता है। दरअसल छत के ऊपर जो उसकी बड़ी बेटी नीतू थी ये औंधे मुंह पड़ी हुई थी। वो अपनी बेटी को उठाती है, लेकिन जो बेटी थी ये पूरी तरीके से बेसुध थी। शोभा को ये लगता है कि शायद छत पर आई हो किसी वजह से और यहाँ पर गिर गई हो या फिर इसको चक्कर आ गया हो, इसलिए चीखने लगती है। शोभा की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी लोग होते हैं वो भी तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे छत पर आ जाते हैं। एंड उसके बाद में इस लड़की नीतू को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चूँकि हॉस्पिटल नज़दीक में ही था तो जल्दी से वहाँ पर लेके पहुँच जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक गंगाराम को भी खबर कर दी गई थी, शोभा ने बताया था कि बेटी की हालत इस तरीके से मिली है, आप जल्दी आ जाइए। तो जो गंगाराम था ये भी अपना काम काज छोड़कर तुरंत हॉस्पिटल भाग आया था। लेकिन डॉक्टर्स ने जब नीतू को देखा तो उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन वहाँ से किसी व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, पुलिस जब पहुँचती है तो यहाँ पर शोभा और गंगाराम से पूछताछ भी करती है कि तुम्हें किसी के ऊपर अगर कोई डाउट हो तो बताइए। अगर तुम केस फाइल करना चाहते हो, अगर FIR दर्ज कराना चाहते हो तो हम इस पूरे मामले में छानबीन करेंगे। लेकिन यहाँ पर शोभा और गंगाराम ये कहते हुए इनकार कर देते हैं कि साहब हम लोग बहुत गरीब व्यक्ति हैं और हमारे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम बस डेली मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी से जो पैसे अर्निंग होती है उसी से हम अपना खर्चा करते हैं। ऐसे में हमारी बच्ची की डेथ हुई है या वो नेचुरली डेथ हुई है या फिर किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। लेकिन साहब हम किसी भी हाल में कंप्लेंट लिखाना नहीं चाहते। हमारे कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा साहब, हम तो पहले ही गरीब हैं और ऐसे में अगर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे तो हमारे बच्चों की परवरिश कौन करेगा। अच्छा, पुलिस को भी गंगाराम और शोभा की ये बात बहुत ज़्यादा जायज़ लगती है। उसके बाद में वो कहते हैं कि देखो कानून के हिसाब से तो तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम लिखित में दे देते हो कि तुम्हें अपनी बच्ची की मौत से कोई आपत्ति नहीं है, नेचुरल डेथ है, तो फिर हम इस पूरे मामले में कोई छानबीन नहीं करेंगे। तो उसके बाद में शोभा और गंगाराम जो थे ये लिखित में दे देते हैं। उसके बाद में जो डेड बॉडी थी इस नीतू की ऑलमोस्ट पैक हो रही थी घर जाने के लिए ताकि इसका अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन जो डॉक्टर्स इस डेड बॉडी को पैक कर रहे थे, अचानक से उस डॉक्टर की नज़र नीतू की डेड बॉडी पर पड़ती है। उसके बाद में वो पुलिस को बुलाता है एंड पुलिस को बुलाने के बाद में कहता है कि देखो साहब, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे बता रहा है कि नीतू की मौत नेचुरल नहीं हुई है बल्कि इसका मर्डर हुआ है। और डॉक्टर्स आगे पुलिस से ये भी कहता है कि शायद इस लड़की का कत्ल करने से पहले इसके साथ में कोई बर्बरता भी की गई है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस को पता चलती हैं, अब चूंकि इस समय तक जब ये बातें यहाँ से लीक होकर मीडिया तक भी पहुँच चुकी थी, मीडिया भी बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ तक पहुँच गई थी क्योंकि एक लड़की का रेप कर मर्डर करने की बात जो सामने आई थी। ऐसे में पुलिस वालों को परिवार के यानी माता पिता के ना चाहते हुए भी ये केस फाइल करना पड़ता है। और उसके बाद में सबसे पहले पुलिस जो थी वो पूछताछ इस माता पिता से ही करती है, यानी शोभा और गंगाराम से। तो शोभा और गंगाराम कहते हैं कि साहब हमें किसी के ऊपर कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब उनके वेल विशर हैं, सब उनके शुभचिंतक हैं। तो ऐसे में कौन उनकी बेटी का कत्ल करेगा ये कहना कुछ ज़रूरी सी पॉसिबल सी बात नहीं है। हम किसी के ऊपर ऐसे शक नहीं लगा सकते। उसके बाद में पुलिस जो थी वो यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से जाकर पूछताछ करती है। जो मकान मालिक होते हैं भगत सिंह, उनसे पूछताछ करती है। तो जो मकान मालिक भगत सिंह होते हैं वो भी यही कहते हैं कि देखो साहब, मैंने इस घर के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आते हुए नहीं देखा, बस शोभा और गंगाराम ही सुबह गए थे और ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर नहीं आया। तो पुलिस वालों को भी ये लगता है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर नहीं आया तो हो सकता है कि शोभा और गंगाराम झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा पुलिस जो थी वो शोभा और गंगाराम से पूछताछ करती है। लेकिन यहाँ पर शोभा और गंगाराम के जो अल्फाज थे ये थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। तो पुलिस जो थी शोभा और गंगाराम को रिमांड पर ले लेती है। एंड जब इनको रिमांड पर लेती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और उसके बाद में जो कहानी बताते हैं उस कहानी के हिसाब से जो नीतू थी उसको ये लोग दादा दादी के पास छोड़ कर आए थे और नीतू की उम्र जब 13 साल के आसपास थी तो वहाँ पर ही गाँव के अंदर एक लड़के से इसका अफेयर हो गया था। उसके बाद में कई लोगों ने दादा दादी को ये बताया कि जो नीतू है ये लड़कों से बात करती है
और तकरीबन इसके गांव के अन्य लड़कों से भी बातचीत हो रही थी। लेकिन दादा दादी ने ये कहकर इग्नोर कर दिया कि इसकी अभी 13 साल की उम्र है और तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। उसके बाद में जो शोभा और गंगाराम थे नीतू को लेकर इसी सोनीपत में आ जाते हैं और यहाँ पर भी जो नीतू थी वहाँ आने के बाद में यहाँ पर भी लड़कों से इसने वही सब कुछ करना जारी रखा जो वो वहाँ पर रहकर यानी टिकमगढ़ में कर रही थी। उसके बाद में जो नीतू की माँ थी शोभा, उसने कई बार नीतू को फ़ोन पर बातचीत करते हुए पकड़ा। जब भी वो अपनी बेटी को पकड़ती मोबाइल छीन लेती और उसको समझाती, लेकिन अगली बार फिर देखती तो नीतू फिर किसी से बात कर रही होती और न जाने उसके पास मोबाइल कहाँ से आ जाता। शोभा बताती है कि जब भी वो उसको पकड़ती तो हर बार में मोबाइल भी नया होता और कोई लड़का भी नया होता। तकरीबन इस दौरान उसने तकरीबन 50 लड़कों से बातचीत जारी रखी थी। इस बारे में जब गंगाराम को पता चलता है तो गंगाराम भी नीतू से बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है अपनी बेटी से और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है और तुम बेहतर यही होगा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो नीतू कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे सब कुछ रोकने वाले, तुम मेरे बाप नहीं हो। जैसे ही ये बातें गंगाराम से कहती है गंगाराम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस दिन तो मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन उसके बाद में 29 अप्रैल का दिन आ जाता है। 29 अप्रैल को ये लोग शाम को डिनर कर रहे होते हैं और उसी समय फिर से बातचीत की बात को लेकर, मोबाइल फ़ोन को लेकर झगड़ा इस घर के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो नीतू कहती है कि देखो मेरा जिससे मन चाहेगा मैं बात करूँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और गुस्से में डिनर करते हुए से उठती है और कमरे के अंदर चली जाती है एंड वहाँ पर फ़ोन से किसी लड़के से ज़ोर ज़ोर से बातचीत करने लगती है और बातचीत भी कुछ इस तरीके से कर रही थी कि जो परिवार वालों को सुनकर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके बाद में परिवार वाले सोचते हैं कि अगर ये मामला ऐसे ही बढ़ता गया और नीतू अगर किसी के साथ भाग गई तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद में 30 अप्रैल को सुबह के तकरीबन 7 बजे के आसपास गंगाराम और शोभा नीतू के कमरे में पहुंचते हैं एंड नीतू के कमरे में पहुंचने के बाद में जो गंगाराम था ये नीतू के पांव पकड़ता है और जो शोभा थी ये उसके सीने पर बैठ जाती है और उसके बाद में चोक कर उसकी हत्या कर देती है। एंड उसके बाद में बड़े ही आराम से ये लोग सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, डेड बॉडी को छत पर डालते हैं औंधे मुँह और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। जो बुक्स वाला टॉपिक था ये इन्होंने जानबूझकर वहाँ पर जहाँ पर ये काम करते ऑनर के सामने जारी रखा ताकि यहाँ पर गवाही मिल सके कि ये लोग तो यहाँ पर काम कर रहे थे और उनके पीछे हत्या हुई है। बहरहाल दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान और परेशान था और लोग यही कह रहे थे कि आखिरकार इस व्यक्ति ने इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि यहाँ पर लड़की की सब गलती थी या फिर माता पिता की भी गलती थी। मैं मानता हूँ कि लड़की की यहाँ पर गलती थी, लेकिन माता पिता ने जो रास्ता अपनाया क्राइम करने का, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। ऐसे क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हालात चाहे कोई भी हो, क्राइम का रास्ता कभी भी हमें चुनना ही नहीं चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो कमेंट्स में बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।